ओके बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम प्रैक्टिस के लिए, इससे हमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इन तीनों रिएक्शंस के थ्रू हमें डी से ए का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मुझे डी और ए के आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं लाना है। टारगेट रिएक्शन में डी और ए के आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यही सोचना होगा कि इन तीनों इक्वेशंस में से ये जो कॉफिशिएंट है ना आगे, ये कॉफिशिएंट हमें रिमूव करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारी, इसका कॉफिशिएंट मुझे हटाना है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई, या बोलो 2 से डिवाइड कर दूंगा, बात एक ही है। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगी रिएक्शन A to B। और जब हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चों मेरे पास K1 हो जाएगा क्या, 1/2। सही बात है, आपने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमने पढ़ा था जब किसी कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो वो 1/n हो जाता है। ठीक है, अब B से C, ये 3/5, ये 3/5, मुझे इसका कॉफिशिएंट हटाना है। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, 5/3 से इंटू कर देता हूं। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, मुझे इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों B to C। मैंने इसको 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों K2 क्या हो जाएगा, पावर में 5/3। सही है। अब इस वाली इक्वेशन को बच्चों मैं क्या करूंगा, 7 से इंटू करूंगा, क्योंकि मुझे कॉफिशिएंट हटाने हैं। क्यों हटाने हैं, क्योंकि टारगेट रिएक्शन में कॉफिशिएंट नहीं है। 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा D to C, और जिस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से हमें समझ आ रहा है। देखो 1/2 से इंटू किया, पावर में आ गया, 5/3 से इंटू किया, पावर में आ गया, 7 से मल्टीप्लाई किया, पावर में आ गया। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं। जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो C से D मुझे मिलेगा और ये हो जाएगा 1/K3 की पावर 7। रिवर्स कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये C से C कट करना है। तो देखो अब क्या करेंगे, हम इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। तीनों रिएक्शंस को जब मैं ऐड करूंगा, क्या करूंगा मैं, तीनों रिएक्शंस को ऐड करूंगा तो A to B, B to C एंड C to D। अब मैं तीनों रिएक्शंस को ऐड कर रहा हूं बच्चों। तीनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा A से D का K। समझ आ रहा है। देखो सबसे पहले हमने इसको कॉफिशिएंट 1/2 से इंटू किया, पावर में चला गया, 5/3 से इंटू किया, ये इक्वेशन आ गई। इसको 7 से इंटू किया, ये इसको रिवर्स कर दिया तो K3 भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब मैं तीनों रिएक्शन को ऐड कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली को और इस वाली को। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं तो B से B कट, C से C कट, मुझे मिल गया A से D। और जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो एक बार यहां से हम अच्छे से रिवर्स इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिएक्शन फर्स्ट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, K1 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब पावर में आ गया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया। इसको 5/3 से इंटू किया था, पावर में 5/3 आ गया, सॉल्व किया, ये आ गया। थर्ड रिएक्शन को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया था और फिर मैंने कहा था मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, तो देखो हमने इसको रिवर्स कर दिया तो कांस्टेंट भी रिवर्स हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। तीनों रिएक्शन को मैं ऐड कर रहा हूं। जब मैं तीनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, मुझे मिल जाएगा A की जगह D और A की जगह पर A और D की जगह पे D। जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गए। ये आएगा 10⁻0। किसी की पावर 0 होता है 1। बच्चों ये मेरे पास आया है भी A से D के लिए, लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है D से A के लिए। तो मैं क्या करूं, इसको रिवर्स कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। टारगेट रिएक्शन मेरी ये है। जब इसको रिवर्स करूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा, तो K' = 1/K हो जाएगा, और 1 का रिवर्स यानी 1 ही रहेगा, तो आंसर मेरे पास 1 ही आएगा बच्चों। 1 का रिवर्स करोगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आई बच्चों बात? अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस रिएक्शन का Kc गिवन है। फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। अब देखो मैंने कहा था ना बच्चों, वो आपको कंफ्यूज करेगा। वो कह रहा है कंटेनर के वॉल्यूम को 4 टाइम्स बढ़ा दें, तो बताओ केसी पे क्या इफेक्ट आएगा, केसी क्या हो जाएगा। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है, वॉल्यूम को चेंज करो, इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम। तो केसी डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम, तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इट रिमेन सेम। तो केसी बच्चों सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो केसी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो पहले केसी की वैल्यू 10 थी, तो अभी भी 10 ही रहेगी। समझ में आई बच्चों बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिएक्शन गिवन है, इफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी गेट्स डबल्ड देन। आपसे पूछ रहा है कि अगर सी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, इन चारों में से क्या सही होगा। तो सबसे पहले केसी इंक्रीजेस 8 टाइम्स, गलत। केसी तो बच्चों सेम रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आप इनमें से किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, वो तो सेम रहेगा। तो मेरा फर्स्ट आंसर तो नहीं है। बी इक्विलिब्रियम गेट्स डबल्ड ऑफ प्रीवियस वैल्यू, बी इक्विलिब्रियम बिकम्स 1/2 √ 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू, बी इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये बच्चों अब हमें समझना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, बट अगर आप सी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो ऑब्वियस ही बात है बी की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी। वो कैसे देखते हैं बच्चों, देखो ये हमारे पास इसका इक्वेशन होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और बच्चों रिएक्टेंट यहां पे सॉलिड है, और सॉलिड का एक्टिव मास तो यूनिटी यानी 1 होता है, सॉलिड का एक्टिव मास तो यूनिटी यानी 1 होता है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कौन है मेरे पास, डिवाइडेड बाय 1 है। क्या कह रहा है वो कि सी को आप डबल कर रहे हो, तो सी को डबल कर दिया बच्चों हमने। सी को डबल करेंगे तो बच्चों 2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2c की पावर 3। पहले मेरे पास c की पावर 3 था, c की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, डबल का मतलब 2 की पावर 3 यानी 8 टाइम्स हो गया। और हम जानते हैं बच्चों कि Kc इक्वल्स टू b की पावर 2 इंटू सी की पावर 3 है। आप c को इंक्रीज कर रहे हो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों समझना, c को इंक्रीज कर रहे हो। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो अगर c इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस b को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। जब ये डिक्रीज होगा ना तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन रहता है। और ऐसा होता है बच्चों कि अगर आप एक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज होना पड़ेगा, ताकि वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन रहे, डिस्टर्ब ना हो। और यही बात हम आगे ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में भी पढ़ेंगे, है ना। तो अगर C इंक्रीज हो रहा है तो B को डिक्रीज होना पड़ेगा। सिंस Kc इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि मैंने कहा Kc इंडिपेंडेंट रहता है कॉन्सेंट्रेशन पर, तो B की पावर 2 शुड डिक्रीज टू 1/8 टाइम्स। सही बात है, जितना ये इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों, C की पावर 3 जितना बढ़ रहा है, B की पावर 2 को उतना ही कम होना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे को वो कंपेंसेट कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन रह पाएगा। तो ये C की पावर 3 8 टाइम्स बढ़ रहा है, तो B की पावर 2 को 1/8 होना पड़ेगा, यानी उतना ही टाइम्स कम होना पड़ेगा। तो शुड डिक्रीज टू 1/8 टाइम्स। ठीक है, तो B की पावर 2 इक्वल्स टू हो गया 1/8, तो B डिक्रीजेस टू 1/√। तो कैसे बच्चों, B की पावर 2 हो गया 1/8, है ना। C की पावर 3 1/8 बढ़ रहा है, तो B की पावर 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/8, उसका जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्चुअल है बच्चों ये। तो अब अंडर रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो यहां अंडर रूट हो जाएगा। और 1/8 का अंडर रूट क्या होता है 1/2√2। 1/8 का अंडर रूट क्या होगा बच्चों 1/2√2, यानी B डिक्रीज हो जाएगा कितना टाइम्स 1/2√2 टाइम्स। तो आंसर हो गया बच्चों मेरे पास 3rd। समझ में आई बच्चों, क्लियर है।
क्या कि अगर c की पावर 3 8 टाइम्स बढ़ रहा है तो b की पावर 2 1/8 हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट। क्यों? ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन रहे, जितना एक बढ़ रहा है उतना ही दूसरे को उसी के प्रोपोर्शन में डिक्रीज होना पड़ेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, 1/8 का अंडर रूट 1/2 टाइम्स, तो भी डिक्रीज होगा ऑफ प्रीवियस वैल्यू। क्लियर है? समझ आया? अच्छा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये। नेक्स्ट बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन एट 400 केल्विन एंड 300 केल्विन आर 10 to the power -3 and 10 to the power -2 respectively the reaction will show। आपको बच्चों दो डिफरेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक होगी या डेल्टा एच उसका 0 होगा। तो हमने वॉन्ट ऑफ इक्वेशन पढ़ा था ना बच्चों, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखते हैं, T1 400 है, T2 300 है, तो ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं, 10 to the power -3 से 10 to the power -2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। ऐसा बच्चों एक्सोथर्मिक में होता है या एंडोथर्मिक में? सोचो हमने क्या पढ़ा था, तो बच्चों हमने पढ़ा था ऐसा एक्सोथर्मिक में होता है। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद आ रहा हो। ये हमने पढ़ा था बच्चों, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है। तो बच्चों यहां पे वही तो हो रहा है, यानी अपोजिट है, यानी कि अपोजिट है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एच नेगेटिव के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली आप ध्यान रख सकते हो कि एक्सोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा किस में होता है? एक्सोथर्मिक में। तो आंसर हो गया बच्चों हमारे पास थर्ड। क्लियर है? ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए बच्चों ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर न्यूमेरिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है बच्चों। इसे डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं इसको? अल्फा से। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोशिएटेड। रिएक्टेंट के मोल्स कितने डिसोशिएट हो रहे हैं। रिएक्टेंट हम जानते हैं टाइम के साथ साथ कम होता है और प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है। रिएक्टेंट जब डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट के कुछ मोल डिक्रीज होंगे तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। इनिशियली आपके पास कंटेनर में सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट 0 होता है। जनरली ऐसा होता है बच्चों। तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा और वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट के जितने मोल डिसोशिएट होंगे उसका जो फ्रैक्शन है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है? अल्फा इक्वल्स टू डिसोशिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। हियर एक्स इज डिसोशिएटेड मोल्स फ्रॉम रिएक्टेंट एंड ए इज इनिशियल मोल्स। और अगर इसको परसेंटेज में लाना हो हमें तो इंटू 100 कर देंगे। तो सिंपल सी बात है ना, कोई भी रिएक्टेंट कितना डिसोशिएट हो रहा है आपको उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो जितना डिसोशिएट हो रहा है डिवाइडेड बाय इनिशियल, परसेंटेज में लाना है इंटू 100 कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, यहां पर ये जो x है इट इज टोटल डिसोशिएटेड मोल्स। कोई भी रिएक्टेंट कितने टोटल मोल डिसोशिएट कर रहा है वो हमें यहां रखना होता है। तो हियर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, x इज टोटल नंबर ऑफ डिसोशिएटेड मोल्स। ध्यान रखना बच्चों, टोटल लेना है हमको। एंड a इज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हमें जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं बच्चों, क्या है ये कॉन्सेप्ट कि सपोज एक रिएक्टेंट है A, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियली मान लेता हूं लेट मेरे पास रिएक्टेंट A के मोल्स हैं A और प्रोडक्ट है मेरे पास 0। ठीक है, थोड़ी देर बाद एट टाइम t, इनिशियली मैंने रिएक्टेंट के मोल्स को मान लिया A, प्रोडक्ट है 0।
थोड़ी देर बाद मैं मान लेता हूं कि रिएक्टेंट ए में से x मोल डिसोशिएट हो रहे हैं। कितने मोल डिसोशिएट हो रहे हैं? x मोल। एक बात हमें यहां ध्यान रखनी है बस इस चैप्टर में बच्चों, कि जितना कॉफिशिएंट होता है, यहां पे अभी कॉफिशिएंट क्या है? 1 है ना, तो जितना कॉफिशिएंट है उतना ही मोल डिसोशिएट होगा बच्चों। अगर यहां पे 2 होगा तो 2x मोल डिसोशिएट होगा, 3 होगा तो यहां 3 मोल डिसोशिएट होगा, 4 होगा तो यहां 4 मोल डिसोशिएट होगा, क्योंकि हम यहां पर मोल की बात कर रहे हैं बच्चों। तो 1 मोल के लिए 1 मोल डिसोशिएट होगा, 2 मोल के लिए 2 होगा। तो बच्चों x मोल रिएक्टेंट का डिसोशिएट हो रहा है, निकल रहा है। तो देखो जब ये 1 है तो ये भी 1 है, तो जब ये x निकलेगा तो इक्विलिब्रियम पर ये भी x बनेगा। दैट इज इक्विलिब्रियम ना, कि रेट ऑफ डिसोसिएशन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल हो जाता है, इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बच्चों ये है हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन, कि जितना मोल रिएक्टेंट का डिसोशिएट हो रहा है उतना ही मोल प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है। दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ आ रही है बच्चों बात? कांस्टेंट हो गए दोनों के मोल्स, दोनों का रेट इक्वल हो गया। ओके, ऐसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल हम, सपोज 2a से कन्वर्ट हो रहा है b। लेट इसके इनिशियल मोल्स मैंने मान लिए a, प्रोडक्ट इनिशियली 0। अब टाइम t पर a में से कितने मोल डिसोशिएट होंगे बच्चों? तो देखो यहां कॉफिशिएंट कितना है? 2 है ना, तो बच्चों जितना मोल्स होगा उतने ही मोल्स कॉफिशिएंट यहां पे डिसोशिएट होंगे। ये हमें ध्यान रखना, ये नहीं भूलना है बच्चों। तो 2 मोल्स है तो 2x डिसोशिएट होगा। अब बच्चों इसका कितना फॉर्म होगा ये हमें पता करना है, ये कितना फॉर्म होगा। तो देखो बच्चों जब ये 2 है तो ये 1 है, तो जब ये 2x मोल डिसोशिएट हो रहा है तो ये कितना मोल फॉर्म होगा? x मोल फॉर्म होगा। जब ये 2 मोल्स है तो ये 1 मोल है, तो जब ये 2x मोल डिसोशिएट हो रहा है तो ये x मोल फॉर्म होगा। या फिर आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो कि सपोज ये x मोल डिसोशिएट हो रहा है, तो जब ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, तो जब ये 1 मोल डिसोशिएट होगा तो ये कितना होगा? x/2। आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, बात एक ही है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो 2x तो ये x। ओके, एक और देखते हैं बच्चों, 3a + 2b गिव्स, मान लेते हैं c। ठीक है, इसके इनिशियल मोल a, इसके इनिशियल मोल b और प्रोडक्ट इनिशियली 0। अब इसमें से कितना डिसोशिएट होगा? a - 3x। इसमें से कितना डिसोशिएट होगा? b - 2x। और c कितना होगा? x। क्योंकि जब ये 3 मोल है तो ये 1 मोल है, तो जब ये 3x होगा तो ये x होगा। जब ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, तो जब ये 2x डिसोशिएट होगा तो ये x फॉर्म होगा। समझ में आ गई बच्चों बात? अब हम बात करते हैं अल्फा की। मुझे यहां अल्फा निकालना है। तो बच्चों डिसोशिएटेड मोल्स टोटल कितने हैं? x। इनिशियल मोल कितना है? a। तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया x/a। यहां बच्चों अब देखो आप, डिसोशिएटेड मोल्स मेरे पास टोटल कितने हैं? 2x। तो मैंने कहा था ना हमें टोटल डिसोशिएटेड मोल्स लेने हैं, तो टोटल डिसोशिएटेड मोल हो गए 2x, इनिशियल मोल्स हो गए a, तो अल्फा आ गया 2x/a। ये हमें बच्चों अच्छे से समझनी है बात। क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब बच्चों यहां पर a और b दोनों के इनिशियल मोल भी डिफरेंट हैं, दोनों के डिसोशिएटेड मोल भी डिफरेंट हैं, तो बच्चों यहां दोनों का डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा भी अलग अलग होगा। ये बच्चों हमें एक्चुअली ध्यान रखने वाली बात हो गई, ये हम गलत नहीं कर सकते कभी भी। दोनों रिएक्टेंट के मोल्स इनिशियल अलग अलग, दोनों का कॉफिशिएंट अलग अलग, तो दोनों के डिसोशिएटेड मोल्स भी डिफरेंट हैं, तो दोनों का अल्फा भी डिफरेंट होगा। अगर मुझे अल्फा ऑफ ए निकालना है, अगर मुझे ए का अल्फा निकालना है तो मैं लिखूंगा डिसोशिएटेड मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय इसके इनिशियल मोल कितने हैं? ए। तो ये हो गया मेरे पास ए का अल्फा। बी का अल्फा अगर मुझे निकालना है तो बी के डिसोशिएटेड मोल्स कितने हैं? 2x हैं। और इसके इनिशियल मोल्स कितने हैं बच्चों? इसके इनिशियल मोल है मेरे पास b, तो ये मेरे पास हो गया b का अल्फा। समझ आई बच्चों? तो दोनों के कॉफिशिएंट अलग, मोल्स डिसोशिएटेड अलग, इसलिए दोनों का अल्फा अलग। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो बच्चों अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छे से केयरफुली समझना है। हमें रिएक्शन गिवन है,
इनिशियल मोल्स ऑफ ए एंड बी हमें गिवन है, एंड एट इक्विलिब्रियम पर हमें टोटल मोल्स गिवन है। फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, तो 3A + 2B गिव्स C। इनिशियल मोल्स मुझे A के कितने गिवन है 8, B के इनिशियल मोल्स कितने गिवन है 4, C के इनिशियल मोल्स गिवन नहीं है और C प्रोडक्ट है, तो हम उसको क्या मानेंगे 0। क्लियर है, प्रोडक्ट जनरली फॉर्म नहीं होता है, कभी कभी कुछ रिएक्शंस में पहले से प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है, वो हम आगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो ये हो गए मेरे पास T = 0 पर इनिशियल मोल्स। कुछ देर बाद इसमें से कुछ मोल की कमी होगी, कितने की कमी होगी वो मैंने आपको सिखाया, कितना कोफिशिएंट है इसका 3, तो हम क्या लिखेंगे -3x, 4 माइनस इसका कोफिशिएंट कितना 2x, इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो x, जितना कोफिशिएंट उतना लिखना है, बस सिंपल। अब हमें इन सब का टोटल मोल्स, यही तो मैंने इक्विलिब्रियम बताया था आपको बच्चों, क्योंकि जितना मोल रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है उतना मोल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये इक्विलिब्रियम है। इस इक्विलिब्रियम पर इन सब के टोटल मोल्स का सम हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, कितना 10.4, तो हमें 8 - 3x + 4 - 2x + x = कितना गिवन है 10.4 गिवन है। अब हम सिंपली बच्चों यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और हम अल्फा के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे a और b की। समझ आई बच्चों? तो देखो कैसे, ये हमने किया, इसके इनिशियल मोल 8, इसके इनिशियल मोल 4, ये 3x हो गया, ये 2x डिसोशिएट हो गया और ये x मोल फॉर्म हो गया। क्लियर, यही मैंने आपको भी समझाया था बच्चों यहाँ पे। अब हमें टोटल मोल्स क्वेश्चन में गिवन है 10.4, यानी इन तीनों का टोटल सम हमें गिवन है। यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 0.4, यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ a निकालना है, तो a के डिसोशिएटेड मोल्स कितने हैं 3x अपॉन इनिशियल मोल कितने हैं 8, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन a, तो डिसोशिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल, तो डिसोशिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 0.4, यहां पुट कर दिया, सॉल्व किया, तो मेरे पास बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा मेरे पास आ गया, किसका a का अल्फा आ गया। बहुत इजी है, समझ आया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ b, इसके डिसोशिएटेड मोल्स अपॉन इसके इनिशियल मोल, यानी 2x / 4, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा ऑफ b 2x अपॉन 4, x की वैल्यू पुट की 0.4, सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 0.2। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ a इज 0.15 एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ b इज 0.12। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। क्लियर है, समझ आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एक रिएक्शन गिवन है, इनिशियल मोल गिवन है SO2 और O2 के, जो कि रिएक्टेंट है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO2 इज 50%, इस क्वेश्चन में बच्चों इस बार हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है, परसेंटेज में गिवन है। फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ O2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमें एक रिएक्टेंट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, दूसरे रिएक्टेंट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है और इक्विलिब्रियम पर SO3 के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको जो सिखाया उसकी बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है कि मेरे पास इसके इनिशियल मोल गिवन है 8, इसके इनिशियल मोल है 4, प्रोडक्ट 0। इसको मैं लिखूंगा 8 माइनस कितना कोफिशिएंट है 2, तो 2x, 4 माइनस इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो x, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2x। समझ में आई बच्चों बात यहां तक? क्लियर है। अब मुझे SO2 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है 50%, तो बच्चों अल्फा ऑफ SO2 अगर मुझे लिखना हो तो टोटल डिसोशिएटेड मोल 2x, उसके इनिशियल मोल कितने हैं 8, अल्फा की वैल्यू मुझे गिवन है 50%, 50% का मतलब 50/100। यहां से अब मैं बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? क्लियर है। तो अब देखते हैं इसको किस तरह से हम करेंगे आगे। तो ये मैंने आपको समझाया अभी। अब हमने SO2 का अल्फा हमें 50% मतलब 0.5 गिवन है, x की वैल्यू मैंने यहां से फाइंड आउट कर ली, इतना मैंने आपको ही बताया। अब तो बहुत ईजी है बच्चों, मुझे O2 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लाना है, तो उसके डिसोशिएटेड मोल x, इनिशियल मोल 4, तो अल्फा ऑफ O2 x/4, x की वैल्यू मैं यहां से यहां पुट कर दूंगा बच्चों, सिंपली मेरे पास आ गया 50%।
तो कोइंसिडेंटली यहां पे दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम आ रहा है। ठीक है, अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 इज इक्वल्स टू होगा मोल्स ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, लेकिन कहां पर? एट इक्विलिब्रियम। तो SO3 के मोल्स कितने हैं? 2x। तो SO3 के मोल्स है मेरे पास 2x, और टोटल मोल्स के लिए मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, तो 8 माइनस 2x प्लस 4 माइनस x प्लस 2x। तो SO3 के मोल्स इक्विलिब्रियम पर 2x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बस अब मुझे x की वैल्यू पुट करनी है, मेरे पास SO3 का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा लाइक दिस। तो SO3 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। x की वैल्यू यहां पे आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4। यहां x की वैल्यू पुट करोगे 4 माइनस 2 आ जाएगा 2, और यहां पुट करोगे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। इस पूरे को सॉल्व किया, मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 आ गया 0.4। आया बच्चों समझ में? क्लियर है, इजी है, अच्छे से समझ आना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर H2 प्लस I2 गिव्स 2HI एट इक्विलिब्रियम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, I2 and HI are respectively in a 2 liter container, then find Kp initial moles of H2 and I2। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन प्रैक्टिस के लिए। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है, उनके थ्रू आपको इनिशियल मोल्स फाइंड आउट करने हैं और Kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या कि मुझे H2, I2 और 2HI की इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है और इनिशियल मोल फाइंड आउट करने। तो देखो बच्चों, मैं रिएक्शन लिखूंगा H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसके इनिशियल मोल्स को मैं लेट कर लेता हूं A, इसके इनिशियल मोल्स को मान लेता हूं B, प्रोडक्ट इनिशियली 0। कुछ देर बाद इसमें से A माइनस क्या होगा? X, इसमें से होगा B माइनस X, क्योंकि यहां कॉफिशिएंट 1 1 है। ये कितना होगा? 2x। समझ आ रही है बच्चों बात? अब मुझे ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, HI की कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 1.6। तो HI की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 2x। लेकिन बच्चों एक बात, ये है कॉन्सेंट्रेशन और ये क्या है? मोल्स, क्योंकि इनिशियल मोल्स की बात हो रही है ना बच्चों। ये मोल है, ये भी मोल है, ये भी मोल है, और कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्वेश्चन में मुझे गिवन है 2, तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू एक्टिव मास। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। मुझे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितनी? 1.6। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.6। अब तो बहुत इजी है बच्चों, मुझे इन सब की वैल्यूज कॉन्सेंट्रेशन की गिवन है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैं यहां से इजीली a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, x की वैल्यू आ गई 1.6। ठीक, तो कैसे देखो बच्चों, यहां से रिवाइज करते हैं। इनिशियल मोल्स को मैंने मान लिया a एंड b, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, 2x। HI की कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है 1.6। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, x की वैल्यू आ गई यहां से 1.6। अब ठीक है, अब मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे देखो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो बच्चों ये मेरे पास हो गई H2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू H2 के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। और अब बच्चों ये मुझे वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 1.2। ये मुझे वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.2। x की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूं 1.6, तो मैं इसको यहां पे पुट करूंगा। ये 2 को इधर ले गए, 2.4 इसको अरेंज किया, x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहां से 1.6, मेरे पास a की वैल्यू आ गई 4 मोल। अब तो सिंपली मैथमेटिकली सॉल्व करना है बच्चों को। ऐसे ही ये कौन है बच्चों? I2। I2 की कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2.4, तो I2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू I2 के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
इसको भी रीअरेंज किया, 2 को उधर ले गए। x की वैल्यू बच्चों मैं यहां से पुट कर दूंगा 1.6, पुट कर दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया x की वैल्यू को 1.6। सॉल्व किया, मेरे पास यहां से b के मोल्स आ गए बच्चों। तो मेरे पास इनिशियल मोल्स आ गए H2 के भी और I2 के भी। बहुत इजी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व किया है। अब मुझे Kp की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। H2 प्लस I2 gives 2HI। बच्चों इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng 0 है, कैसे, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 0। और जब डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0 होता है तो हम पढ़ चुके हैं Kp इक्वल्स टू Kc होता है। डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0 में बिकॉज Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, और जब ये 0 होगा तो Kp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Kc। ये हमने बात की थी, यहां से भी देख सकते हो आप। अब जो वैल्यू Kc की होगी वही वैल्यू Kp की होगी, और Kc इक्वल्स टू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और ये तो वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है बच्चों। HI की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1.6, H2 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1.2 एट इक्विलिब्रियम, है ना। I2 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया 8/9। समझ आया बच्चों, ये तो बहुत ही इजी सी बात हो गई। ओके, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 इनिशियल प्रेशर। बच्चों इस बार प्रेशर की बात है। अभी तक हम मोल और कॉन्सेंट्रेशन का क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इस बार आपको रिएक्टेंट PCl5 का इनिशियल प्रेशर गिवन है। कॉन्सेप्ट वही है बच्चों सारा, बस Kc की जगह हम Kp यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम प्रेशर यूज करते हैं। एंड एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज 6 atm। फाइंड Kp एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बहुत इजी बच्चों, सबसे पहले रिएक्शन हमारे पास, इसके इनिशियल प्रेशर हमें 4 atm गिवन है, प्रोडक्ट का प्रेशर इनिशियली 0, इसका कोफिशिएंट 1, तो इसमें से x, अभी तक हम बोलते थे x मोल डिसोशिएट हो रहा है, अब हम बोलेंगे x atm प्रेशर डिसोशिएट हो रहा है। तो बच्चों यहां पर x क्या है, डिसोशिएटेड प्रेशर। ये बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। एक बात क्या कि कॉन्सेंट्रेशन में से कॉन्सेंट्रेशन ही माइनस होता है, मोल में से मोल ही माइनस होता है, और प्रेशर में से प्रेशर ही माइनस होता है। अगर ये 4 मोल होते तो मैं x को बोलता डिसोशिएटेड मोल्स, अगर 4 कॉन्सेंट्रेशन होता तो मैं इस 4x को कहूंगा डिसोशिएटेड कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये प्रेशर है जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, तो इस x को हम कहेंगे डिसोशिएटेड प्रेशर। बाकी कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है, फॉर्मूले सारे वही हैं, बस थोड़ा सा मीनिंग टर्म्स हमें ध्यान रखनी है। तो हियर x इज डिसोशिएटेड प्रेशर, तो x atm है ना, ये बात ध्यान रखना। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों हमें फाइंड आउट करनी है, Kp हमें फाइंड आउट करना है, टोटल प्रेशर, इन तीनों का टोटल सम हमें क्वेश्चन में गिवन है। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 6 atm, यानी इन तीनों का टोटल सम हमें गिवन है मिक्सचर का, ये हमें टोटल गिवन है। तो यहां से सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। तो मेरे पास कितना प्रेशर डिसोशिएट हो रहा है वो मेरे पास आ गया है। अब अल्फा इक्वल्स टू डिसोशिएटेड प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर। अब हम अल्फा को क्या बोलेंगे बच्चों, अब हम बोलेंगे डिसोशिएटेड प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर। तो ऐसा नहीं है कि सर हमेशा मोल्स ही लेते हैं क्या, नहीं, अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो फिर हम अल्फा को अब इस तरह से लिखेंगे, डिसोशिएटेड प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर। तो डिसोशिएटेड प्रेशर कितना है x, इनिशियल प्रेशर कितना है 4, और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहां से हमने पुट कर दिया। इनिशियल प्रेशर 4, सॉल्व किया, 0.5 परसेंटेज में लाएंगे इनटू 100, 50%, एक आंसर हमारे पास आ गया। अब Kp की वैल्यू निकालनी है, तो Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। इसका प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कितना है x, इसका भी प्रेशर कितना है x, और इसका प्रेशर कितना है 4 - x, और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, कितनी आई है 2, पुट कर दिया हमने, सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया 2 atm। समझ में आई बच्चों बात। atm यूनिट कैसे, क्योंकि यहां पे डेल्टा Ng कितना है 1 है, तो atm की पावर 1, इसलिए यूनिट atm। सही है बच्चों, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
For SO3 gives SO2 plus half O2, partial pressure of O2 at equilibrium is 2 atm. इस बार हमें O2 का इक्विलिब्रियम का प्रेशर गिवन है एंड टोटल प्रेशर गिवन है मिक्सचर का. फाइंड Kp एंड इनिशियल प्रेशर ऑफ सिस्टम. ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसको कैसे करना है. सबसे पहले तो वही बात बच्चों, ये इनिशियल प्रेशर मुझे गिवन है P. अच्छा, इनिशियल प्रेशर ऑफ सिस्टम पूछ रहा है. अब बच्चों प्रोडक्ट इनिशियली 0 होते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो इनिशियल प्रेशर अगर हमसे पूछ रहा है तो वो रिएक्टेंट का ही हमसे पूछ रहा है. ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है. अब इसमें से x ATM प्रेशर डिसोशिएट होगा, ये x फॉर्म होगा, ये कितना हो जाएगा x/2. क्लियर है ना. तो ध्यान रखना, अगेन ये क्या है, डिसोशिएटेड प्रेशर है. हमें इस बार O2 का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, यानी x/2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. हमें SO2 का इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर गिवन है, यानी x/2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो x/2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 2 atm. ये क्वेश्चन में गिवन है 2 atm. तो एक्चुअली 2 atm क्या है, ये जो O2 का प्रेशर फॉर्म हो रहा है ना x/2, वही हमें क्वेश्चन में गिवन है 2. तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 atm. समझ आए बच्चों बात. अब बहुत इजी है. अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर हमें गिवन है, इन तीनों का टोटल सम हमें गिवन है 8 atm. तीनों का टोटल किया, यहां से बच्चों मेरे पास P की वैल्यू आ जाएगी 6 atm. तो मेरे पास यहां से P आ गया 6 atm. तीनों को टोटल किया, x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, P की वैल्यू आ गई, यानी मेरे पास इस इनिशियल प्रेशर P की वैल्यू आ गई. एक आंसर आ गया मेरे पास 6 atm. अब Kp निकालना है बच्चों, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट कौन है, SO2, O2 एंड SO3. इसका प्रेशर कितना था x, इसका प्रेशर x/2, इसका प्रेशर P - x. x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं और P की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है. वैल्यूज पुट करनी है बच्चों, बस सिंपली इसको सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया 2√2. ठीक है, क्लियर है, इजी है बच्चों, आराम से प्रैक्टिस करते रहो बस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर द रिएक्शन 2NO(Br) gives 2NO plus Br2, P is total pressure. Total pressure is what P given है at equilibrium. Then find Kp if alpha is very less than unity. आपको बोला है कि जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है. ठीक है, तो देखो बच्चों इसको कैसे करते हैं. सबसे पहले रिएक्शन, ये मेरे पास इसका इनिशियल मोल, मैंने जो कॉफिशिएंट है ना बच्चों, उसी को इनिशियल मान लिया इस बार. ये ध्यान रखना, आप इनिशियल मोल जो कॉफिशिएंट है उसको भी मान सकते हो, अदरवाइज आप 1 भी लेकर कर सकते हो. आप यहां पर बच्चों कॉफिशिएंट को मैंने मोल्स मान लिया है, क्योंकि मुझे कुछ इनिशियल मोल या इनिशियल प्रेशर कुछ गिवन नहीं है, मैंने कॉफिशिएंट को मोल्स मान लिया है. आप यहां पे 1 भी ले सकते हो. तो जो हम पूरा कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो आंसर सेम ही आएगा. क्लियर है. तो 2 - 2 अल्फा, ये कितना 2 अल्फा और ये अल्फा, सिंपल सी बात है यहां तक. ठीक है, अब मुझे NOBr का पार्शियल प्रेशर निकालना है. तो NOBr का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, NOBr के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, दैट इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है NOBr के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. टोटल मोल्स के लिए आप इन तीनों को ऐड करो तो आपके पास कितना आएगा, 2 + अल्फा, दैट इज टोटल मोल्स. टोटल मोल्स के लिए क्या कर दिया मैंने, तीनों को ऐड कर दिया. 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, 2 + अल्फा, टोटल मोल्स आ गए. तो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू NOBr के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, क्वेश्चन में गिवन है P. ऐसे ही NO का पार्शियल प्रेशर, NO के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर. Br2 का पार्शियल प्रेशर, Br2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर. ये मैंने निकाल लिया पार्शियल प्रेशर. किस फॉर्मूले से, कि पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन, हमने इसके क्वेश्चन भी किया था पहले, इनटू P टोटल. ये हमने यहां से किया है बच्चों. पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं. अब उसी का हमने यूज करके तीनों का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकाल लिया है. यहां तक ठीक है. अब क्या करना है, Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट.
अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है बस। तो NOBr का पार्शियल प्रेशर यहां पुट कर देंगे, NO का पार्शियल प्रेशर यहां पुट करेंगे, ब्रोमीन का पार्शियल प्रेशर यहां पुट करेंगे। और ध्यान रखना कॉफिशिएंट जो है वो पावर में हमेशा रखना है हमको, वो हमने रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ रही है बात? तो मेरे पास यहां से टोटल मोल्स आए थे 2 प्लस अल्फा। अब हम इन सबकी वैल्यूज को पुट करते हैं यहां पर। तो मैंने वैल्यूज को सबको पुट कर दिया यहां से। क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। तो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो बच्चों अल्फा जो है ना बहुत छोटा है। तो जब अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, 1 से बहुत छोटी है, तो सोचो 2 से तो बहुत ही छोटी होगी। जब कोई वैल्यू बहुत छोटी होती है तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो हम यहां पर बच्चों अल्फा को क्या मान लेंगे? नेग्लिजिबल मान लेंगे। क्यों मान लेंगे अल्फा को नेग्लिजिबल? क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, नेग्लेक्ट कर दिया हमने उसको। क्योंकि उसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो 2 प्लस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया। 2 अल्फा को, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसको आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 2 आ गया। तो अब जहां जहां अल्फा 2 प्लस अल्फा है वो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 अल्फा भी 2 हो जाएगा, 2 प्लस अल्फा भी 2 हो जाएगा, 2 प्लस अल्फा भी 2 हो जाएगा। तो जब कोई वैल्यू बहुत छोटी होती है तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, उसको नेग्लेक्ट मान लिया जाता है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये मेरे पास टर्म हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बी बाई 2। जब मैं इस बात को यहाँ पे पुट करूंगा मेरे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब पी बाय 2। ये मेरे पास रिलेशन आ गया केपी का, ये मेरे पास आंसर आ गया बच्चों। फाइंड केपी उसने हमसे पूछा था। समझ में आई बच्चों बात? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 2 केपी डिवाइडेड बाय पी। बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, इस 2 को मैं इधर ले आया, p को नीचे ले आया। और अगर मैं इस क्यूब को हटा दूं तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? रूट क्यूब। तो मैं इसको लिख सकता हूं रूट क्यूब 2 kp डिवाइडेड बाय p। हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है? ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NH4HS अमोनियम सल्फाइड बच्चों सॉलिड होता है, हमें ध्यान रखना है। बाईसल्फाइड अमोनियम बाईसल्फाइड जो है बच्चों वो सॉलिड होता है, वो कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया गैस और H2S गैस में। सॉलिड अमोनियम बाईसल्फाइड इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर ऑलरेडी कंटेनिंग अमोनिया। बच्चों इस बात देखो क्वेश्चन में बोल दिया कि ऑलरेडी कंटेनर में हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट है, यानी प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास पहले से कंटेनर में प्रेजेंट है एट इनिशियल प्रेशर ऑफ 0.5 atm, और उसका इनिशियल प्रेशर गिवन है 0.5 atm। इफ द टोटल प्रेशर इज 0.84 atm देन फाइंड kp ऑफ रिएक्शन। तो देखो बच्चों ये रिएक्शन है हमारे पास, ये सॉलिड है और हम जानते हैं सॉलिड का प्रेशर नहीं हम लिखते हैं, सॉलिड के लिए हम प्रेशर को क्या लिख देंगे? डैश, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो गैसेस का होता है बच्चों, सॉलिड का प्रेशर नहीं होता है, इसलिए हम उसको डैश लिख देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अमोनिया का इनिशियल प्रेशर 0.5 atm गिवन है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का प्रेशर गिवन नहीं है। अब अमोनिया बच्चों प्रोडक्ट है, थोड़ी देर बाद मान लेते हैं x atm अमोनिया और फॉर्म होगी। पहले कितनी अमोनिया थी? 0.5 atm। ठीक है, अब अमोनिया थोड़ी देर बाद, क्योंकि अमोनियम जो NH4HS है वो और ज्यादा कन्वर्ट होगा थोड़ी देर बाद। जब ये कन्वर्ट होगा तो अमोनिया फॉर्म करेगा। तो मान लेते हैं x atm अमोनिया ये और फॉर्म कर रहा है। तो पहले से मेरे पास कंटेनर में अमोनिया थी, मैंने NH4HS डाला, NH4HS डिसोशिएट हुआ, अमोनिया और फॉर्म हुई। तो पहले से जो अमोनिया थी उसमें और अमोनिया ऐड हो जाएगी, जो कहां से आएगी? NH4HS से। और ये कितना फॉर्म होगा? x। मुझे इन दोनों का टोटल गिवन है कितना बच्चों? 0.84 क्वेश्चन में गिवन है। यहां से x की वैल्यू निकाली 0.17 atm आ गया। अब kp निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट सॉलिड है तो सॉलिड का प्रेशर हम नहीं लिखेंगे, तो डैश कुछ नहीं आएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू है 0.5 प्लस x, इसकी वैल्यू है x।
x की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे 0.17, इसको सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 0.11 ATM का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ डेल्टा NG कितना है, यहां अगर आप डेल्टा NG निकालोगे तो 2 माइनस 0 दैट इज 2, इसलिए ATM की पावर 2। समझ आया बच्चों? तो पहले से अमोनिया था 0.5 ATM, आपने NH4HS डाला जो कि सॉलिड है, उसका प्रेशर नहीं होता, सॉलिड का प्रेशर नहीं होता, अब वो डिसोशिएट होगा तो 0.5 ATM अमोनिया मेरे पास पहले से थी, ये डिसोशिएट होगा, उससे सपोज x ATM अमोनिया और फॉर्म हो गई और ये x फॉर्म होगा। बस इन दोनों का टोटल सम हमें गिवन था, यहां से x की वैल्यू पुट की, हमारे पास Kp आ गया। क्लियर बच्चों? क्लियर? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिएक्शन गिवन है आपको, इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल का मास गिवन है इनिशियल, और अल्कोहल का 30% डिसोसिएशन गिवन है, मतलब अल्कोहल का आपको अल्फा गिवन है, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का आपको मास गिवन है इनिशियल, और हमें इक्विलिब्रियम की वैल्यू गिवन है अल्फा की 30% अल्कोहल की। अब हमें इक्विलिब्रियम पर एसिटिक एसिड का मोल्स, इथाइल एसीटेट का मास और Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या है, जो मास गिवन है ना उसको सबसे पहले हम मोल्स में चेंज करेंगे। तो बच्चों एसिटिक एसिड का अगर मुझे मोल्स फाइंड आउट करना है तो मोल्स इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मास कितना गिवन है 120, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, तो मेरे पास इसके मोल्स आ गए 2। ये मेरे पास इनिशियल मोल्स आ गए बच्चों एसिटिक एसिड के। इथाइल अल्कोहल का मोल्स मुझे निकालना है, इसका मास कितना गिवन है 138, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 46, इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास मोल्स आ गए 3। तो मेरे पास दोनों के इनिशियल मोल्स आ गए हैं। अब सिंपली बच्चों हम रिएक्शन लिखते हैं, तो मेरे पास दोनों के मोल्स आ गए थे, तो 2 माइनस एक्स ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स और ये दोनों XX। मुझे अल्कोहल का अल्फा गिवन है, तो अल्कोहल का अल्फा C2H5OH का अल्फा मुझे 30% गिवन है, परसेंट मतलब 30/100। इसके डिसोशिएटेड मोल्स कितने हैं x डिवाइडेड बाय इसका इनिशियल मोल्स कितना है 3। तो अल्कोहल के डिसोशिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल अल्फा मुझे गिवन है। तो बच्चों यहां से मैं x की वैल्यू को इजीली सॉल्व कर सकता हूं, मेरे पास यहां से x की वैल्यू आ गई 0.9। समझ आई बच्चों? अब मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम मुझे निकालना है। इक्विलिब्रियम पर एसिटिक एसिड के मोल्स कितने हैं 2 माइनस एक्स। बस अब मुझे यहां x की वैल्यू पुट करनी है, मेरे पास एसिटिक एसिड के मोल्स आ जाएंगे, है ना। मास ऑफ इथाइल एसीटेट निकालना है। इथाइल एसीटेट कौन है, ये है इथाइल एसीटेट, इसके मोल्स कितने हैं x हैं, तो हम इसका मास निकाल लेंगे। तो देखते हैं बच्चों, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम हमारे पास कितने आए थे 2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, मेरे पास यहां से एसिटिक एसिड के मोल्स आ गए। ठीक है, मास ऑफ इथाइल एसीटेट, बच्चों मास इक्वल्स टू होता है मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, और इथाइल एसीटेट के मोल्स कितने थे x थे। इथाइल एसीटेट के मोल्स कितने थे बच्चों, यहां पर देखो आप, इथाइल एसीटेट के मोल्स कितने हैं मेरे पास x हैं, इसलिए मोल की जगह मैंने रखा है x, और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऊपर 0.9। मॉलिक्यूलर वेट इथाइल एसीटेट का आप निकालोगे तो कितना आएगा 88 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास इथाइल एसीटेट का मास आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे Kc निकालना है। Kc इक्वल्स टू एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो ये मेरे पास कितना था x, ये कितना था x, ये मेरे पास कितना था बच्चों एसिटिक एसिड 2 माइनस एक्स, और ये कितना था 3 माइनस एक्स। अब मैंने बच्चों सब जगह पर x की वैल्यू को पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया 0.35। ठीक है, इजी है, यहां से Kc हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इफ 2 मोल ऑफ A एंड B आर इनिशियली टेकन एंड एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोल ईच ऑफ C एंड D आर प्रेजेंट, देन कैलकुलेट Kc। ठीक है, आपको इनिशियली A और B की मोल्स गिवन है और C और D का इक्विलिब्रियम का मोल्स आपको गिवन है बच्चों। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेरे पास ये रिएक्शन है, इनिशियल इन दोनों के मोल गिवन है, बिल्कुल इजी, 2 माइनस एक्स और ये दोनों XX।
इक्विलिब्रियम पर मुझे C और D की वैल्यू गिवन है, यानी कि मुझे X की वैल्यू गिवन है 0.5 मोल ईच, 0.5 मोल ईच ऑफ C एंड D आर प्रेजेंट, दोनों के मोल मुझे इक्विलिब्रियम पर 0.5 गिवन है। ठीक है, तो बच्चों मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम 0.5, X की वैल्यू मुझे 0.5 गिवन है, D के X की वैल्यू भी 0.5 गिवन है, दोनों के मोल्स की वैल्यू 0.5 गिवन है, मतलब मुझे X की वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 गिवन है। और अब तो सिंपल बच्चों में यहां से Kc की वैल्यू निकाल सकता हूं, एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम एंड मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम से वॉल्यूम मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सॉल्व करने पे 1/9 आएगा। तो कैसे लिखा बच्चों हमने यहाँ पर एक्चुअली, Kc इक्वल्स टू x इंटू एक्स अपॉन v डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स अपॉन v, 2 माइनस एक्स अपॉन v से v बच्चों मेरा यहाँ पे कट गया, इसलिए वॉल्यूम की जरूरत नहीं थी। x की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5, मैंने यहाँ पे 0.5 पुट किया, यहाँ पे 0.5 पुट किया, 2 माइनस 0.5 1.5, 2 माइनस 0.5 1.5, और वॉल्यूम से वॉल्यूम तो कट हो गया बच्चों, सॉल्व किया मेरे पास 1/9 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस रिएक्शन के लिए इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर 40% वाटर वेपर इज प्रेजेंट बाय वॉल्यूम, फाइंड Kp इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 5 atm। तो एक्चुअली बच्चों गैसेस के लिए क्या होता है ना, गैसेस के लिए वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मोल परसेंटेज होता है। ये बच्चों एक एवोगैड्रो लॉ होता है इन चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, वहां पर हम पढ़ते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, या इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। तो जो वॉल्यूम परसेंटेज होगा वही मोल परसेंटेज होगा। तो एक्चुअली हमें H2O वेपर का मोल परसेंट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 40%। हमें गिवन है वॉल्यूम परसेंट, बट गैसेस के लिए वॉल्यूम परसेंट ही मोल परसेंट होता है। ठीक है, ये बात सही है। तो मोल परसेंट मेरे पास आ गया 40%। 40% का मतलब हो गया बच्चों 40/100। ठीक है, अब मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है H2O का। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन किसका, H2O गैस का। इसका मेरे पास मोल फ्रैक्शन कितना आ गया बच्चों, 0.4 इंटू टोटल प्रेशर कितना क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, 5। यहां तक ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों इस हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि देखो सॉलिड का तो हम पार्शियल प्रेशर लेते ही नहीं है बच्चों, सॉलिड है वो, तो इसके लिए कितना हो जाए। अब बच्चों देखो, अगर मेरे पास H2O गैस 40% है इक्विलिब्रियम पर, तो हाइड्रोजन गैस कितनी होगी इक्विलिब्रियम पर, 60% होगी। कितनी होगी, 60%। तो हम इसको रख देंगे 60/100 इंटू टोटल प्रेशर कितना है मेरे पास, 5 atm। तो ये हो गया बच्चों 0.6 इंटू 5। भाई इक्विलिब्रियम पर वाटर वेपर 40% है, तो टोटल परसेंट तो 100 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन गैस कितनी हो जाएगी, 60%। तो उसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, ये मेरे पास पार्शियल प्रेशर आ गया। अब सिंपली बच्चों यही मैंने आपसे कहा, ये रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर आया 0.6 इंटू 5। H2O का मेरे पास, ये मेरे पास किसका पार्शियल प्रेशर है बच्चों, H2O का, सॉलिड का तो होता नहीं है। तो H2O का पार्शियल प्रेशर आ गया 0.4 इंटू 5। इक्विलिब्रियम पर इसको सॉल्व करोगे बच्चों कितना आएगा, 3 atm। ये कितना आएगा इक्विलिब्रियम पर, 3 atm। तो एक्चुअली बच्चों सारी बातें मेरे को कहां पर गिवन है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर ही मुझे पार्शियल प्रेशर गिवन है, तो इसको सॉल्व किया कितना हो गया, 3 atm। इसको सॉल्व किया कितना हो गया, 2 atm। समझ में आई बच्चों। अब सिंपली हम Kp निकालेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ये सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर नहीं होगा, इसकी वैल्यू मेरे पास है 2, इसकी वैल्यू है 3। सॉल्व किया मेरे पास Kp आ गया बच्चों 4/9। आया समझ में बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वैसल एट 1000 केल्विन कंटेन्स CO2 with a pressure of 0.5 atm.
sum of the CO2 is converted into CO on the addition of graphite. If the total pressure at equilibrium is 0.8 atm, the value of Kp and Kc is. तो बच्चों सबसे पहले तो रिएक्शन की बात करते हैं हम। ये है रिएक्शन, CO2 की रिएक्शन ग्रेफाइट के साथ कराएंगे तो 2CO गैस बनेगी। ग्रेफाइट बच्चों सॉलिड होता है, ग्रेफाइट क्या होता है? सॉलिड होता है। हमें CO2 का इनिशियल प्रेशर गिवन है 0.5 atm। सॉलिड का प्रेशर हम लेंगे नहीं, प्रोडक्ट इनिशियली 0। अब इसमें से मान लेते हैं x प्रेशर डिसोशिएट हो रहा है। अगेन बच्चों ये कौन है? डिसोशिएटेड प्रेशर है, प्रेशर में से प्रेशर ही माइनस होगा। तो यहां कॉफिशिएंट 1 है तो 0.5 माइनस x, यहां कॉफिशिएंट 2 है तो 2x। हमें इन दोनों का टोटल सम क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कितना? 0.8 atm। हमें टोटल सम गिवन है 0.8 atm। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0.3 atm आ गया। कितना प्रेशर डिसोशिएट होगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो कार्बन सॉलिड है, उसके प्रेशर की बात नहीं करेंगे, इनिशियल प्रेशर गिवन था, प्रोडक्ट इनिशियली 0। इसमें से x प्रेशर x atm डिसोशिएट हो रहा है तो ये कितना फॉर्म होगा बच्चों? 2x। टोटल सम हमें गिवन है 0.8 तो x की वैल्यू आ गई 0.3 atm। अब हम बच्चों सिंपली यहां से Kp और Kc की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Kp इक्वल्स टू होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। सॉलिड का प्रेशर हम लेते नहीं है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मेरे पास बच्चों कितनी है? 2x। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5x, ठीक है। और 2x, x की वैल्यू आप पुट करोगे यहां पर तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये मेरे पास है 2x और ये मेरे पास है कितना? 0.5 माइनस x। x की वैल्यू आप यहां पे पुट करो 0.3 तो 2 इंटू 0.3 हो जाएगा 0.6। 0.5 माइनस 0.3 करो आप पुट, कितना आएगा? 0.2। इसको सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 1.8 atm। तो मेरे पास Kp की वैल्यू आ गई बच्चों 2x, x की वैल्यू पुट की 0.3, 0.5 माइनस x की वैल्यू पुट की 0.2, सॉल्व किया 1.8 atm आंसर आ गया। यहां तक ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अब Kc की। Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng हम जानते हैं। मुझे Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डेल्टा Ng बस इस इक्वेशन का कितना है बच्चों? टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1, तो डेल्टा Ng आ जाएगा 1। तो मेरे पास डेल्टा Ng आ गया बच्चों 1। हम ऐसे लिख सकते हैं Kp को, इस वैल्यू को इधर ले आए क्योंकि मुझे Kc फाइंड आउट करना है। Kp में फाइंड आउट कर चुका हूं कितना? 1.8। R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है 1000। इसको सॉल्व किया बच्चों, मेरे पास Kc आ गया 0.0219। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है? ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस रिएक्शन में हमको Kc गिवन है 1 मोल ईच ऑफ A, B, C and D are taken in a 10 liter container, then determine equilibrium concentration of A, B, C and D। आपको सभी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इनिशियल मोल्स गिवन है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि इस बार प्रोडक्ट भी पहले से प्रेजेंट है। तो बच्चों सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। सभी के मोल्स 1 है, वॉल्यूम कितना गिवन है 10, तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.1। तो मैं रिएक्शन लिखूंगा A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और बच्चों ये भी इस बार हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.1। इस बार प्रोडक्ट भी पहले से प्रेजेंट है तो ये t इक्वल्स टू 0 इनिशियल हो गया। टाइम t पर क्या होगा? इसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेशन माइनस होगा। अब बच्चों यहां पे ये x कौन है? अब यहां पर x डिसोशिएटेड कॉन्सेंट्रेशन है। तो बच्चों मैंने आपको 3 बात समझाई कि अगर हम मोल में से x माइनस करते हैं तो x को डिसोशिएटेड मोल्स कहते हैं। अगर हम प्रेशर में से x को माइनस करते हैं तो उसे डिसोशिएटेड प्रेशर कहते हैं, और अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में से x को माइनस करते हैं तो उसे डिसोशिएटेड कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना आप, मोल में से मोल, कॉन्सेंट्रेशन में से कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर में से प्रेशर ही माइनस होता है। तो ये होगा 0.1 माइनस x। अब बच्चों C मेरे पास पहले से 0.1 है तो अब x कॉन्सेंट्रेशन और फॉर्म हो जाएगा क्योंकि यहां से x डिसोशिएट हो रहा है तो x यहां पे फॉर्म होगा। ये पहले से 0.1 था, x और फॉर्म हो जाएगा। समझ में आई बच्चों बात? तो हम इसको सॉल्व करते हैं
तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गया, यहां तक मैंने आपको बता दिया, रिवाइज हो गया। अब Kc इक्वल्स टू एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, हमने वैल्यू पुट कर दी प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, ये भी हो जाएगा स्क्वायर। Kc की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 0.25, स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या कर दूंगा बच्चों, अंडर रूट। यहां से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया। अब बच्चों सिंपली सॉल्व करेंगे, 0.25 का अंडर रूट होता है 0.5, यहां से x की वैल्यू सॉल्व की, मेरे पास आ गई -0.03। x की वैल्यू क्या आई बच्चों मेरे पास यहां पर -0.03, यानी ये जो x है ये -0.03 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां x की वैल्यू -0.03 पुट करोगे तो रिएक्टेंट मेरा यहां पे फॉर्म होगा, यानी प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्टेंट इंक्रीज होगा, यानी रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। अब मैं सब जगह x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी A B C D सब की। तो अब A का 0.1 माइनस x पुट कर दिया, B की भी जगह x की वैल्यू पुट कर दी, 0.1 प्लस x पुट कर दिया और D पुट कर दिया। तो देखो आप A और B का अमाउंट बढ़ रहा है, C और D का अमाउंट कम हो रहा है, यानी रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो मेरे पास आंसर आ गया बच्चों A B C D की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस मेरे पास आ गई हैं। समझ में आई बच्चों बात, क्लियर है।